नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। रोज शाम को 6 बजे चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप लोग हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इस श्रृंखला में हमने क्या क्या बात की है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से बात करेंगे वो थोड़ा सा कल्चर का टॉपिक है, जो करंट से जुड़ा हुआ, जो करंट में चर्चा में रहा। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले इसी सीरीज में G20 के बारे में पढ़ा था, शिखर सम्मेलन के बारे में। एक शिखर सम्मेलन से भी इंपॉर्टेंट हमने इसमें निकाला हुआ है कि कौन कौन से 2023 के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं और कहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें हमने G20 के बारे में पढ़ा था, और G20 में हमने ये पढ़ा था कि G20 के सम्मेलन में भारत का जो भी सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ है वो हमने देखा था। तो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन जिन जिन चीजों का हुआ है वो आपके लिए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना हमें हमारे लिए यहां पे बनता है। तो अगर हम इसको शुरू करते हैं तो बेसिकली हम अगर देखें, पहला तो है भारत मंडपम की हम बात करते हैं। ये जो भारत मंडपम है ये वही स्थान है जहां पे हमारा ये G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। क्या खास बात है इस मंडप की, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर यहाँ पे और भी जिन जिन चीजों का प्रदर्शन हुआ उनके बारे में जानेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो भारत मंडपम है ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है भारत का, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन आईईसीसी परिसर है एक, जहां जो कि नई दिल्ली प्रगति मैदान में स्थित है। नाम है इसका भारत मंडपम, और यहीं पे G20 का कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली में। ये जो आईईसीसी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भारत का सबसे बड़ा मीसे यानी एम फॉर मीटिंग, आई फॉर इनिशिएटिव्स, सी फॉर कॉन्फ्रेंसेज और ई फॉर एग्जीबिशन, यानी यहाँ पे बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां होती हैं, ये वो स्थान है। इनमें ये जो आईईसीसी है इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे एक प्रदर्शनी हॉल है और एक एमपी थिएटर सहित बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पे मौजूद है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसके वास्तुशिल्प डिजाइन में भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के तत्व शामिल है भारत मंडपम में। तो उसी कला और संस्कृति के का जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिन चीजों को वहां पे इस्तेमाल करके बनाया गया है जो कि G20 के दौरान प्रदर्शित भी हुई थी, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जो देश की समृद्ध विरासत और आधुनिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसी हिसाब से आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पे अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें कि ये जो आपका भारत मंडपम है, ये जो शब्द है, शब्द आया कहां, तो भगवान बसवेश्वर थे, इनकी अवधारणा है, इनकी अवधारणा थी अनुभव मंत्र। यही से भारत मंडपम शब्द ले लिया गया है, जो 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक्चुअली ये जो भगवान बसवेश्वर हैं ये 12वीं सदी के संत हैं, ठीक है ना, और दक्षिण भारत कर्नाटक के ये संत थे। ये लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो इन्हीं का एक संस्था थी 12वीं सदी में जिसका नाम था अनुभव मंतप। उसी अनुभव मंतप से भारत मंडपम का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अनुभव मंतप जो है वो मानव इतिहास के सबसे शुरुआती संसदों में से एक माना जाता है, जहां कवियों और सामाजिक आध्यात्मिक सुधारकों जो लोग वहां पे आते थे, जिसे शरण के नाम से जाना जाता है, वहां पे आते थे और वो बहुत सारे सुधारों पर चर्चा और विचार विमर्श किया करते थे। तो उसी से भारत मंडपम ले लिया गया है। ठीक है, नया परिसर भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन केंद्रों में से एक है। ये जो भारत मंडपम नया परिसर है जो प्रगति मैदान में बना है, तो दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन केंद्रों में से एक केंद्र है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत मंडपम इसलिए जानना, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, यहां पे G20 का सम्मेलन हुआ है तो इसके बारे में आपको जानना बनता है। ठीक है, उसी पे अगर हम दूसरी बात करें तो यहीं पे G20 सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था भगवान नटराज की प्रतिमा। तो आपको इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा व्याख्यात जानना, और आपको पता है कि ये
चोल कला से संबंधित है, चोल वास्तुकला से संबंधित है। जो काशी की जो प्रतिमा है, तो ये क्या है, नटराज मूर्ति, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और हमेशा ये नटराज मूर्ति चर्चा में रही है इस पूरे साल भी, एक तो G20 की वजह से भी और भी कुछ कारणों से। तो हो सकता है कि संभवतः इस बार फिल्म्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए, तो मुझे लगा तो मैं ये लेकर के आया। तो आपको इस भगवान नटराज के बारे में कुछ बातें जानना बनता है। नटराज, नटराज मीन्स होता ही है नृत्य के देवता, ठीक है। हिंदू देवता जो शिव हैं वो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में उन्हें जाना जाता है, ठीक है। विशेष तौर पे दक्षिण भारत में कई ऐसे शैव मंदिर हैं जहां पे धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में नटराज भगवान की मूर्ति पाई जाती है, ठीक है। यह जो नटराज की यह जो मूर्ति है इस रूप में, यह चोल मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये वाली जो छवि है, ये चोल मूर्ति कला वास्तुकला की रचना है। नटराज के अब बहुत सारे अंग जिस तरीके से हैं, उस पर क्या क्या चीजें हैं, उसका एक अपना महत्व, अपना प्रतीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो नटराज की मूर्ति है, इस मूर्ति में भगवान शंकर के दाहिने हाथ में डमरू है, और ये जो डमरू है ये सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। सृजन यानी रचना, इसका प्रतीक है डमरू, ठीक है। ये सभी रचनाएं डमरू की महान ध्वनि से निकलती हैं। सृष्टि की जो सभी रचनाएं हैं इस डमरू की महान ध्वनि से ही निकलती हैं, इसलिए खास है। इसमें बात करें तो ऊपरी बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में तो आपने देखा डमरू था, और जो ऊपर का बायां हाथ है, क्योंकि इसमें 4 हाथ भगवान नटराज का दिखाया गया है, तो जो ऊपर का बायां हाथ है उसमें शाश्वत अग्नि है। और ये अग्नि किस चीज का प्रतीक है, तो ये अग्नि जो है ये विनाश का प्रतीक है। और ये जो विनाश है ये सृष्टि का अग्रदूत और अपरिहार्य प्रतिरूप है। मतलब सृष्टि में सृजन और विनाश, इनके ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू जो कि सृजन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में जो अग्नि है वो विनाश का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। नीचे का जो दाहिना हाथ है, क्योंकि नटराज की प्रतिमा में 4 हाथ है, मैंने बताया ना, तो निचला जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है, ठीक है, जो कि आशीर्वाद का प्रतीक देता है और भक्त को न डरने के लिए आश्वस्त करता है कि मैं हूं तो डरने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भगवान नटराज की जो निचला दाहिना हाथ है ये उसका प्रतीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, अभय मुद्रा। जो निचला बायां हाथ है वो ऊपर उठे पैर की ओर इशारा करता है। जब आप उस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो नृत्य का जो उस पर पोज है, उस पोज में उनका जो पैर उठा हुआ है, तो उस जो बायां पैर उठा है उसके हाथ का, जिनका मतलब जो निचला बायां हाथ है उनका पैर उठा है, उस पैर की ओर संकेत कर रहा है, जिसका क्या मतलब है कि मोक्ष के मार्ग को इंगित करता है कि ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सबके बहुत बड़े महत्व है। और शिव की ये जो आकृति है ना, एक बौना आकृति है, ये नृत्य करते हुए, कि बौने की आकृति पर नृत्य कर रहे हैं। और जो बौना है वो किसका प्रतीक है, तो अज्ञानता का प्रतीक है और व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है, कि व्यक्ति का ज्ञान और अहंकार बहुत ही छोटा होता है और व्यक्ति उसी पे घमंड में चूर रहता है, इसीलिए इनकी जो आकृति है वो बौने की आकृति है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार की गति के स्रोत के रूप में इस नृत्य में दिखाया गया है, ठीक है, इस नटराज की प्रतिमा में दिखाया गया है। और प्रलय के दिन को नृत्य ज्वाला के मेहराब के द्वारा दर्शाया गया है, और ये ब्रह्मांड के विघटन को भी संदर्भित करता है, ठीक है, कि इस नृत्य का जो मेहराब है उस मेहराब को प्रलय के दिन की को इंगित किया गया है। तो ये ध्यान में रखना। शिव के जो उलझे हुए बाल है, क्योंकि नृत्य करते समय शिव की जटाएं लंबी लंबी आपको पता है, तो जो भगवान शिव की जटाएं हैं जो उलझी हुई हैं नृत्य करते के समय, ये बहने वाली धाराएं गंगा नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आपको पता है कि जो गंगा है वो भगवान शिव के जटा से ही निकलती है। शिव के एक कान में नर और दूसरे कान में मादा अलंकरण है, मतलब जो कुंडल शिव ने कान में पहना इस मूर्ति, इस नटराज मूर्ति में, तो एक कान में नर कुंडल है, एक कान में मादा कुंडल है। तो यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अर्धनारीश्वर का रूप है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा। शिव के भुजा के चारों ओर एक सांप है जो कि मुड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है। यह सांप जो है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। पता ना, सांप कुंडली मार के बैठता है, जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है उसको कुंडली कहते हैं। तो उनके बाह में मुड़ा हुआ है, यानी कुंडली की तरह लपेटा हुआ है, तो उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो होती है ना, वो हर व्यक्ति के रीढ़ में, मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में वो पड़ी रहती है।
अगर व्यक्ति उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले तो व्यक्ति सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। और ये सबके बस का है नहीं उसको जगाना। तो पहले के समय में ऋषि मुनि, बुद्ध आदि, शंकराचार्य, इन लोगों ने ऐसा किया था। तो ये है, तो वो जो सुप्त अवस्था में है, क्योंकि अब उसको जगाने के लिए कुछ अलग से स्पेशल नहीं करना है। ये जगाने का अर्थ है कि सच्ची चेतना प्राप्त करना है, झूठ मूठ का घमंड, मोह माया, इन सब बंधनों से जो मुक्ति है, यही है असली चेतना। तो जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो केवल सांसारिक मोह माया, इन्हीं सब बंधनों में विलुप्त हो गया है कहीं ना कहीं। तो यही है। नटराज जगमगाती रोशनी के एक बादल निम्बस से घिरा हुआ है, जो कि समय के विशाल अंतहीन चक्र को भी प्रदर्शित करता है। तो ये पूरा भगवान नटराज की मूर्ति की खासियत है, जो आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो हम देखें तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे, एक ये पहिए का है और ये चक्र है पहिए का। तो जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना, जो सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर के रथ का ये पहिया है। और ये भी G20 के उस पे दीवार पे इसको छवि थी। तो इसके बारे में भी आपको उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बारे में आपको जानना यहाँ पे बनता है इस बार के लिए, फिलिप्स के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन था, आप सभी को पता ही है कि सितंबर में हुआ। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय, वसुधैव कुटुंबकम, इसको लेकर के हुआ था। खैर, और आपको ये भी पता है कि नई दिल्ली में पहली बार आयोजित हुआ था। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, कहां हुआ था, हमने पढ़ा है कि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। सबसे पहले हमने उसके बारे में ही जाना, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के रूप में शिखर सम्मेलन स्थल पर अन्य देशों के स्वागत हेतु ओडिशा के सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक कोणार्क चक्र की भित्ति को दर्शाने वाली एक दीवार लगाई गई है। वो जो दीवार है वो वही उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर का वो चक्र है। ठीक है, चक्र क्या है, जो सूर्य का, सूर्य के बारे में मान्यता है ना भारत में कि सूर्य का 7 घोड़ों का रथ है, और उसी रथ का ये पहिया है जो कि समय को दिखाता है। इस पहिए में 24 तिलियां हैं, और ये तिलियां 24 घंटे के समय को डिसाइड करती हैं इस उद्देश्य के साथ। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, खास इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अक्सर और भी ये चर्चा में रहता है, और ये भारत की प्राचीन संस्कृति है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण का श्रेय, राजा का नाम भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। पूर्वी गंग वंश के राजा थे, तकरीबन 1250 ईस्वी पूर्व। राजा का नाम है नरसिम्ह देव प्रथम। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया है। राजवंश कौन सा है, पूर्वी गंग राजवंश। मान लो राजा का नाम नहीं, राजवंश का नाम रहे, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। ये जो मंदिर है हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित है। 100 फुट ऊंचे रथ की तरह यह दिखता है, जिसमें विशाल चक्र और घोड़े हैं, और सभी पत्थर से बने हुए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सूर्य मंदिर की खासियत है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यह कि ये जो मंदिर है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के में इसमें ये शामिल है। साथ ही हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है इसे। और ये जो मंदिर है, ये जो आपने देखा चक्र, ये भारतीय रुपए के 10 नोट के पीछे की तरफ भी, जो 10 रुपए का नोट है हमारा, उसके पीछे इसका चित्र छपा हुआ है। ये खास महत्व रखता है, ध्यान में रखिएगा। और ये सब स्टेटमेंट भी महत्व रखते हैं। ये जो मंदिर है कलिंग मंदिर वास्तुकला शैली से बना हुआ है। मंदिर वास्तुकला की बहुत सारी शैलियां हैं जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक कलिंग मंदिर वास्तुकला शैली है, उसी से ये बना हुआ है, क्योंकि उड़ीसा में और उड़ीसा कलिंग। 1676 की शुरुआत में यूरोपीय नाविकों के द्वारा मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। ये भी ध्यान में रखेंगे, इस मंदिर को, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्यों कहा जाता था, कि ये जो यूरोपीय नाविक आते थे, यह एक विशाल परस्पर टावर के जैसा उनको दिखता था। ठीक है, और ये काले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ था, एक काला दिखाई देता था। तो जो नाविक आते थे वो इसको ब्लैक टावर इसीलिए कहते थे, सॉरी ब्लैक पैगोडा इसीलिए कहते थे। और इसी तरीके से आपको पता है एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, उसको व्हाइट पैगोडा का कहा जाता है।
तो यहाँ पे ब्लैक पैगोडा की बात हुई तो व्हाइट पैगोडा भी बताना लाजमी था, इसीलिए ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर, व्हाइट पैगोडा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये ध्यान में रखना। इसकी विशेषताएं क्या है इस मंदिर की? तो सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े द्वारा खींचे गए 12 जोड़े चक्र है, ठीक है, और पूरे आकाश में इसकी गति को दर्शाते हैं। आप लोगों ने इस छवि को देखा होगा, जो सूर्य 7 घोड़े के साथ है, सूर्य का घोड़ा यानी रथ, वो ये जो चक्र है ना, इस चक्र में 24 तिलियां हैं, जो एक दिन के 24 घंटों का प्रतीक है, ठीक है। चक्र जो है वो धूप घड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि तिलियों द्वारा डाली गई छाया दिन के समय का संकेत देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर में कई विशिष्ट और सुव्यवस्थित त्रिविमीय इकाइयां हैं, 3D उसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इस मंदिर का जो विमान है यानी मुख्य जो अभ्यारण्य है, इसके ऊपर एक शिखर है, आपको पता ना हर मंदिर में शिखर होता है, जो कि मुकुट के आवरण के साथ है, जो कि ऊंचा टावर है, वो वही यूरोपीय यात्रियों को 1676 में जो यूरोपीय नाविक थे उनको दिखता था, जिसे रेखा देउल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में ढहा दिया गया था, गिरा दिया गया था। पूर्व की ओर इसके जह मोगाना है, जो जहां पे दर्शक कक्ष है या मंडप आप कह सकते हैं, जहां पे बैठते हैं, जो अपने पिरामिडा नुमा आकृति के साथ खंडहरों की प्रभावित संरचना है, ये ध्यान में रखिएगा। पूर्व की ओर सुदूर नट मंदिर है यानी नृत्य कक्ष है, और अब बिना छत के है और एक ऊंचे मंच पर स्थापित है। तो ये सब कुछ इसके बारे में खास बातें, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तंजौर पेंटिंग के बारे में। तंजौर पेंटिंग पेश की गई थी और ये भी हमारे कला और संस्कृति के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली G20 समिट में तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु की है, क्या खास बात है ये भी आपको इस बारे में जानना है। तो भारत की तंजौर चित्रकला जो कि 16वीं शताब्दी के दौरान चोलों की संप्रभुता के तहत तैयार की गई थी, ये भी ध्यान में रखेंगे, चोलों की संप्रभुता के तहत। तंजौर के राजू समाज है और मदुरै है वहां के नायडू समाज, इन लोगों ने भी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक इस चित्रकला का यानी तंजौर चित्रकला का समर्थन किया था। यह शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला के लोकप्रिय रूपों में से एक रूप है तंजौर चित्रकला, और इसको G20 में इसको पेश किया गया था भारत के संस्कृति विरासत में, इसलिए इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। और तमिलनाडु के तंजौर शहर की मूल यह रचना है, मूल कला है, इसीलिए इसको तंजौर पेंटिंग या तंजौर या तंजावुर भी इसको कहते हैं, चित्रकला कहा जाता है। स्थानीय तौर पर लोकल लोग जो वहां के इसे पलागाई पदम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के तख्तों पर बनाया जाता है, इसलिए पलागाई पदम, जैसे पलंग हम लोग कहते हैं ना, और लकड़ी का जो पलंग बेड होता है उसी तरीके से पलागाई पदम, क्योंकि ठोस लकड़ी के तख्तों पर इसको बनाया जाता है। जो चित्रकला है तंजौर, इसका जो विषय है वो क्या है, संतों, हिंदू देवी देवताओं, इन लोगों की चित्रकारी इसमें की जाती है। इसकी संरचना ठोस, सतह समृद्ध, जीवंत रंग इसके चित्रों की विशेषताएं हैं, ठीक है। इन चित्रों की पेंटिंग को आकर्षक बनाने के लिए इस पे क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं, अर्धकीमती पत्थर, मोतियों और कांच के टुकड़ों की सजावट का उपयोग किया जाता है। राहत कार्य में त्रिआयामी प्रभाव देता है, ये सब चीजें लगा करके 3D डायमेंशनल में ये बनाई जाती है। तो ये तंजावुर पेंटिंग की खासियत है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। मुख्य पात्र जो होता है इस पेंटिंग का, इस पेंटिंग के हमेशा बीच में उसका चित्र बनाया जाता है। कलाकार आमतौर पे जो ये चित्र बनते हैं वो 3D बनते हैं, आमतौर पर उसको 3D इफेक्ट में ही बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग बनाने के कई चरणों में से पहले चरण में आधार पर छवि का प्रारंभिक रेखा चित्र, जो भी बेस है जिसमें बनेगा उसमें पहले जो भी चित्र बनेगा उसका रेखा चित्र बनाया जाता है, फिर उसको पेंटिंग और सजाने का रूप दिया जाता है। तंजौर पेंटिंग का जो आधार है वो कपड़े से बना है, वो पेंटिंग कपड़े पे बनाई जाती है और इसे लकड़ी के आधार पे फिर चिपकाया जाता है, ये खासियत है, ध्यान में रखिएगा तंजौर पेंटिंग का। पेंटिंग को आधार पे फैलाने के लिए पानी में घुलनशील चिपकने वाले पदार्थ के साथ चाक पाउडर या जिंक ऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। इसके बाद इस चित्र को हीरे, फीता, धागे, कटे हुए कांच, मोती और यहाँ की अर्धकीमती पत्थरों से सजाया जाता है, तभी ये जाकर के 3D डायमेंशन में दिखती है। तंजावुर पेंटिंग को 2007-8 में भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग भी मिल चुका है, इसलिए और खास हो जाती है पेंटिंग। आप इस बार के प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
एक और जो कला है जो यहाँ पे पेश किया गया था, यह ढोकरा कला। और ढोकरा कला अभी कुछ ही दिनों, मतलब कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल के ढोकरा कला को जीआई टैग दिया गया था। और ढोकरा कला पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राज्यों में भी है, भारत के और भी राज्यों में, क्योंकि एक जनजाति के द्वारा ये बनाया जाता है। खासतौर से जो G20 में पेश किया गया था, ये रायपुर छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला को पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी जानना, पूरे ढोकरा कला के बारे में जानना। आइए जानते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का लाल बाजार है जो एक कला का केंद्र है, और इसके साथ साथ वहां पे लोकप्रिय धातु शिल्प ढोकरा का केंद्र भी ये बना हुआ है। चाहे ढोकरा ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ये दोनों एक ही है, ध्यान में रखिएगा। 2018 में पश्चिम बंगाल के ढोकरा शिल्प को भौगोलिक जीआई टैग के साथ प्रस्तुत किया गया था। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जीआई टैग 2018 में मिला था। अभी हाल ही में ये लाल बाजार चर्चा में था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इसके शुरू में। ठीक है, जीआई टैग इसको 2018 में मिला है। लाल बाजार जो पश्चिम बंगाल का एक जगह है, ढोकरा वास्तुकला के लिए काफी अभी विकसित हो रहा है, जिस वजह से चर्चा में आया था, जो कुछ महीने पहले इसके बारे में चर्चा में ये चीजें आई थी। अब ये ढोकरा के बारे में जान लो क्या है। तो जो ढोकरा है ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु कर्मियों द्वारा प्रचलित बेल धातु शिल्प का एक रूप है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये लोग इन राज्यों में रहते हैं। हालांकि ये जो कारीगर समुदाय है, इसकी शैली और कारीगरी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाला इस बार पेश किया गया था। ढोकरा या ढोकरा को बेल मेटल क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मेटल का बनता है जो कलाकृतियां है। ढोकरा नाम ढोकरा डामर जनजातियों से लिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातु कर्मी हैं। ये लोग, उन्हीं से ये नाम ले लिया गया है। इनकी जो तकनीक है ये है लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक है। इसके आधार पर ही उन जनजातियों के द्वारा ढोकरा धातु की ढलाई के नाम पे रखा गया है। ऐसी जो लास्ट वैक्स तकनीक होती है ना, ये क्या होता है कि धातु को पिघला करके एक सांचा पहले से होता है, उस सांचे में ढाल करके बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप मोम को पिघला करके किसी ढांचे में डाल दे तो उसका शेप ले लेता है, उसी तरीके से धातु को पिघला करके, अब मान लो किसी भी देवी की आकृति बनानी हो, कि कोई भी मूर्ति बनाना हो, तो वो उसी में उसी शेप में डाल देंगे और उसी के तहत बनता है। और ऐसा होने में तकरीबन, अब तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हो गया है तो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। पहले अभी भी जो एकदम ट्रेडिशन होता है तो 1 महीने तो लग ही जाते हैं लगभग। तो ये देखें, अब ये जो ढोकरा कलाकृतियां ना पीतल की होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के समय में, और इस मायने में अनूठी है कि इन टुकड़ों में कोई जोड़ नहीं होता है। जो पूरी मूर्ति बनेगी, मान लो जानवर की मूर्ति बनी, भगवान की मूर्ति बनी, तो मान लो किसी व्यक्ति की छवि बननी है, तो मुंह, आंख, नाक, कान, गर्दन, हाथ, पैर, ये सब बनेगा, तो कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, सब एक ही होगा, क्योंकि ये वही है लास्ट वैक्स कास्टिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जो धातु को पिघला करके पहले से जो भी बनाना है उसका एक सांचा होता है, उस सांचे में डाल दिया जाता है, इसलिए इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं होता। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे वही लास्ट वैक्स कास्टिंग या धातु शोधन का संयोजन कहा जाता है, जिसमें सांचे का उपयोग केवल एक बार किया जाता है और निर्माण के बाद उस सांचे को तोड़ दिया जाता है, जिससे यह कला दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र कला है। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। यह जनजाति झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल तक फैली हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक मूर्ति को बनने में तकरीबन 1 माह का इसमें समय लगता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, यहां पे स्टार बना लेना, कि मोहनजोदड़ो में जो कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली थी, याद है ना, वो इसी टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ढोकरा कला, भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है अभी, ये उस समय कांस की प्रतिमा बनाने में की गई थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जो नृत्यांगना की ये जो प्रतिमा मिली थी हमारे यहां, इस पे क्या है कि ये यही चीजें हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि कलाकृतियों में से एक है जिसे अब जाना जाता है। ढोकरा कला का उपयोग अभी भी कलाकृतियों, सामान, बर्तनों और आभूषणों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कला संस्कृति जो भी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें जो G20 में एक और चीज थी, जैसे भगवान बुद्ध के बारे में था, तो भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे उनका जो
उनके बैठे हुए मुद्रा का भी पीतल की मूर्ति आई थी। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म हमेशा से प्राचीन भारत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब प्राचीन भारत का बौद्ध धर्म हमेशा से यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इसीलिए लेकर निर्णय आया कि बौद्ध धर्म को डिटेल से देखना पड़ता। तो आप लोगों ने बहुत बार बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा भी है, इस क्लास में भी है। आप चाहेंगे तो चैनल पे जाके जो हिस्ट्री ऑप्शनल का सेक्शन है उसमें भी आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है, इस तरीके से है। तो ये आपके, मुझे लगा कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।